आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुलियन इंडेक्सिंग का कंसेप्ट और साथ ही पढ़ेंगे कि डेटा फ्रेम के एलिमेंट को हम कैसे इटरेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कंसेप्ट, बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग मींस हैविंग बुलियन वैल्यूज एज इंडेक्स। बुलियन वैल्यू क्या होती है? आइदर ट्रू फॉल्स और 10 एज इंडेक्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का इंडेक्स न्यूमेरिक भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। एक और कंसेप्ट है कि जो डेटा फ्रेम का इंडेक्स होता है वो बुलियन वैल्यू भी हो सकता है, आइदर ट्रू फॉल्स या फिर 10। जैसा कि हम जानते हैं ट्रू के लिए 1 होता है और फॉल्स के लिए 0 होता है। तो इसका यूज हम इंडेक्सिंग के लिए कर सकते हैं। द बुलियन इंडेक्सेस डिवाइड द डेटा फ्रेम इन टू ग्रुप्स, ट्रू रोज एंड फॉल्स रोज। जैसे बुलियन इंडेक्सिंग में हमें पता है कि दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो अगर हम ट्रू वैल्यू को एक्सेस करेंगे, यानी ट्रू वाले इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, तो जो डेटा फ्रेम है ट्रू इंडेक्स वाली सारी अलग हो जाएगी और फॉल्स इंडेक्स वाली अलग हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा डेटा फ्रेम है वो टू ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला कंसेप्ट हम ये देखते हैं कि हम डेटा फ्रेम को बुलियन इंडेक्स की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स विथ बुलियन इंडेक्सेस। whenever you create data frame with boolean indexes, never enclose true and false in single or double quotes। सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना है कि हम इंडेक्स को न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू के आधार पे सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में इनक्लोज करते हैं। ध्यान रहे कि ट्रू और फॉल्स जो है बुलियन वैल्यू है और इसको हमें इनक्लोज करने की नीड नहीं होती है सिंगल कोटेशन मार्क में या फिर डबल कोटेशन मार्क में। अगर हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं तो इससे एरर जनरेट होगा। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर बुलियन इंडेक्सिंग की हेल्प से एक डेटा फ्रेम को। जैसे पहला स्टेटमेंट है इंपोर्ट पांडास एसपीडी। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, दो लिस्ट क्रिएट कर दी, एक डेज के लिए और एक क्लासेस के लिए। अब लिस्ट का यूज करके, इस लिस्ट का यूज करके हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और इस डिक्शनरी का जो की है वो कॉलम बन जाएगा और डिक्शनरी का जो रो है, एलिमेंट है, वो वैल्यू रो बन जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में हमने लिस्ट को डिफाइन किया है। इसी लिस्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और उस डिक्शनरी का एलिमेंट जो है एक लिस्ट है, यानी डेज की है और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू दी गई लिस्ट है। ऐसे ही नंबर ऑफ क्लासेस में क्या है, ये क्लासेस दी गई है और ये इसकी वैल्यू है। अब अगर हम डेटा फ्रेम क्रिएट करें तो डेटा फ्रेम में अगर इंडेक्स डिफाइन नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से होता। अगर हम लोग ये इंडेक्स डिफाइन नहीं करते, लेकिन हमने क्या किया है, इंडेक्स डिफाइन कर दिया है, वो भी कैसा, तो बुलियन टाइप का इंडेक्स डिफाइन कर दिया है। हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट है, तो हमने 5 इंडेक्स यहाँ दे दिया ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। अब इस डेटा फ्रेम को जब हम प्रिंट करेंगे तो इसमें डेज, नंबर ऑफ क्लासेस, ये दो कॉलम बन गया जो कि डिक्शनरी का की है। डिक्शनरी की वैल्यू रो बन चुकी है और जो हमने इंडेक्स दिया ट्रू फॉल्स में वो यहाँ पर असाइन हो गई ट्रू और फॉल्स। अगर हम ट्रू और फॉल्स के आधार पे इसको एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास दो डिक्शनरी बन जाएगी, सॉरी दो डेटा फ्रेम बन जाएगा, एक जिसका सारा रो ट्रू हो और एक जिसका सारा रो फॉल्स हो। हम इस
ट्रू और फॉल्स की जगह जीरो और वन भी असाइन कर सकते हैं, ट्रू के लिए वन और फॉल्स के लिए जीरो। तो कुछ इस तरह से स्टेटमेंट हमारा बनेगा, डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम डीसी, और इंडेक्स जो हमने दिया ट्रू के लिए वन और फॉल्स के लिए जीरो। तो दोनों ही तरीका हो सकता है, आइदर हम ट्रू फॉल्स लिखें या फिर वन जीरो के फॉर्म में लिखें। तो इस तरह से हम बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब कंसेप्ट हम देखते हैं कि बुलियन इंडेक्स की हेल्प से हम डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट रो जो है वो पांडास को इंपोर्ट करने के लिए, उसके बाद यहाँ डेटा दिया गया है, डिक्शनरी की हेल्प से यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट की गई है और इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया गया। यहाँ तक प्रोग्राम सेम है। अब इस जगह पर क्या है कि ट्रू और फॉल्स के आधार पे हमने वैल्यू एक्सेस करी है। अगर हम df.loc यानी जो लोकेशन है उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो रो है उसका नाम या फिर उसका इंडेक्स देते हैं, अगर आईलॉक लिखते हैं तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को, डेटा फ्रेम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट df.loc और ट्रू, तो इससे क्या होगा, ट्रू वाली जितनी भी रो है वो एक्सेस हो जाएगी और इस लाइन की हेल्प से क्या होगा, ये डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा जिसकी सारी रो है ट्रू। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर df.loc और फॉल्स, ये स्टेटमेंट में जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो फॉल्स वाली हमारे पास रो है वो यहाँ से एक्सेस हो रही है, फॉल्स और फॉल्स। इसलिए हमने कहा था कि एक कंप्लीट डेटा फ्रेम को टू पार्ट में डिवाइड करता है, टू, ट्रू और फॉल्स दोनों इंडेक्स के आधार पर। तो इस तरह से हम लोग बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करके रो की हेल्प से डेटा फ्रेम को एक्सेस करते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यू में। ये तो बुलियन इंडेक्सिंग का कंसेप्ट था। आज का नेक्स्ट कंसेप्ट है इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम। इटरेटिंग का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करना। इटरेटिंग के लिए हमारे पास दो मेथड होता है डेटा फ्रेम में, एक इटर रोज और एक इटर आइटम्स। इटर रोज क्या करता है, रो को वन बाय वन इटरेट करता है और इटर आइटम्स क्या करता है, कॉलम को वन बाय वन इटरेट करता है। हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट ही देखते हैं। यूजिंग द बिलो मेंशन टू मेथड यू कैन इटरेट ओवर अ डेटा फ्रेम। फर्स्ट है df ऑब्जेक्ट डॉट इटर रोज, यानी df ऑब्जेक्ट के साथ हम इटर रोज मेथड का यूज करेंगे या फिर df ऑब्जेक्ट के साथ इटर आइटम्स मेथड का यूज करेंगे। df डॉट इटर रोज views a data frame in the form of horizontal subset, यानी रो बाय रो एक्सेस होगा, हॉरिजॉन्टल सबसेट यानी रो बाय रो। उसी तरह से अगर df डॉट इटर आइटम्स है तो df डॉट इटर आइटम्स क्या करता है, वर्टिकल सबसेट यानी कॉलम वाइज डेटा को इटरेट करता है। Each horizontal subset is in the form of row index series where series contains all column values for row index, यानी रो में क्या है, रो इंडेक्स और सीरीज। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल सबसेट की बात करें तो वर्टिकल सबसेट कॉलम इंडेक्स और सीरीज के फॉर्म में होता है। सीरीज हम क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि डेटा फ्रेम का इंडिविजुअल कॉलम भी है वो एक सीरीज के फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि सीरीज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग डेटा फ्रेम से किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को एक्सेस करते हैं तो वो
टू डायमेंशनल की जगह वन डायमेंशनल बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसे सीरीज कह रहे हैं। दूसरा क्या है, वर्टिकल सबसेट यानी कॉलम का इंडेक्स, और उसके बाद सीरीज, वेयर सीरीज कंटेन्स ऑल रो वैल्यूज फॉर दैट कॉलम इंडेक्स। इस तरीके से हम लोग इटर रोज और इटर आइटम्स फंक्शन का यूज करते हैं। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि इटर रोज फंक्शन कैसे काम करता है। प्रोग्राम दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, और दूसरा पार्ट जो है वो है एलिमेंट को एक एक करके इटरेट करने का, एक्सेस करने का। तो फर्स्ट रिपीटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट है इटर रोज। इटर रोज में क्या है कि डेटा को रो बाय रो एक्सेस करेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हमने क्या किया, तीन डिक्शनरी क्रिएट की, तीनों डिक्शनरी का यूज करके हमने लिस्ट बना दिया, और उसके बाद उसकी हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करके प्रिंट कर दिया। यानी इससे जो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस और चेंज। फिर उसके बाद उसमें D1, D2 और D3 के लिए यहाँ पर जो रो यूज होगा वो 0, 1 और 2 यूज होगा। मतलब ये रो इंडेक्स हो गया 0, 1 और 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 150, 250, 450, 550, 100, 80, 120 और 40। जो भी हमने वैल्यू दी है, तो इस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद एक एक करके इटरेट कैसे करना है, तो उसके लिए इटरेशन के लिए या कोई प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के लिए हमने पढ़ा है फॉर लूप का कंसेप्ट। तो फॉर लूप के कंसेप्ट से यहाँ पर अब क्या हो रहा है, फॉर में हम बार बार दो चीज को एक्सेस करेंगे। एक तो हमें यहाँ पर जो एक्सेस करना है कि कौन से रो को एक्सेस कर रहे हैं और उस रो का सीरीज, तो उससे मिलता जुलता हमने दो वेरिएबल बना दिया। एक वेरिएबल जो स्टोर कर रहा है कि किस रो को हम एक्सेस कर रहे हैं, उस रो का इंडेक्स, और दूसरा वेरिएबल जो है वो एक्सेस कर रहा है उस रो के सारे एलिमेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फॉर रो और रो सीरीज, रो और रो सीरीज नाम का दो हमने वेरिएबल डिफाइन किया। रो, रो इंडेक्स को होल्ड करेगा, और रो सीरीज उस पर्टिकुलर रो का डेटा होल्ड करेगा सीरीज के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या है, इन df डॉट इटर रोज, मतलब df डॉट इटर रोज का मतलब ये है कि डेटा फ्रेम के रो को हम इटरेट कर रहे हैं, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा। कब तक, जब तक डेटा फ्रेम में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। फॉर रो इसी तरह तो इटरेट करता है कि जब तक सीक्वेंस में डेटा रहता है तब तक लूप चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर सकते हैं फॉर रो, रो सीरीज इन डीएफ इटर रो। फॉर के अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें कौन से रो का इंडेक्स है वो रो प्रिंट हो रहा है, उस रो का इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद उसका डेटा प्रिंट हो रहा है। ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन फॉर लूप चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक फॉर लूप में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है वो डेटा फ्रेम यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस और चेंज। और यहाँ पर जो रो का इंडेक्स है वो है 012, क्योंकि हमने अलग से कोई इंडेक्स डिफाइन नहीं किया। अब फॉर लूप का यूज करके जब हम इटरेट करेंगे तो सबसे पहला जो इटरेशन होगा वो फर्स्ट रो के लिए, यानी फर्स्ट रो के लिए इटरेशन होगा, मतलब ये रो। अब इस रो के लिए रो इंडेक्स 0, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस और 200 चेंज, मतलब ये सीरीज के फॉर्म में यहाँ पर आ गया, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि डेटा
फ्रेम को जब हम एक्सेस करेंगे तो सीरीज बनेगा। उसके बाद नेम जीरो, यानी रो का नाम यहाँ पर जीरो हो गया, यानी फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो उससे इतना आउटपुट हमें मिलेगा। रो इंडेक्स जीरो, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस चेंज, और डी टाइप यहाँ पर इंट 64, नेम जीरो। दूसरा सेकेंड राउंड में जब लूप चलेगा तो अब क्या हो गया, रो इंडेक्स हमारा 1 हो गया, रो इंडेक्स 1 हो गया। रो इंडेक्स 1 में अगेन ओल्ड प्राइस 450, न्यू प्राइस 550 और चेंज 100। तो नेम 1, डी टाइप इंट 64, ये सेकेंड इटरेशन हो गया, ये फर्स्ट इटरेशन था। उसके बाद थर्ड इटरेशन, थर्ड इटरेशन के बाद यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि इटर रोज फंक्शन का यूज करके जो डेटा फ्रेम है उसको हम इटरेट कर सकते हैं। So with iter rows, you can iterate over data frame row wise, where each row values are returned in the form of series type object. और ऑलरेडी हमने देखा ही कि हर एक रो को हम एक्सेस भी कर रहे हैं और जो डेटा है वो रो वाइज सीरीज के फॉर्म में एक्सेस हो रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट है यूजिंग पांडास इटर आइटम्स फंक्शन। जैसे इटर रोज फंक्शन जो है वो रो वाइज डेटा को एक्सेस कर रहा है, उसी तरह से जो इटर आइटम्स फंक्शन है वो रो वाइज की बजाय कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस करेगा। अब इसमें सेम प्रोग्राम यहाँ पर भी बनाया गया है, इटर आइटम्स फंक्शन इंपोर्ट पांडास एज पीडी। यहाँ पर D1 ये फर्स्ट डिक्शनरी है, D2 वाली ये सेकेंड डिक्शनरी है, ये थर्ड डिक्शनरी है। मतलब ये सेम प्रोग्राम है, ऊपर तक जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा लेआउट चेंज हो गया है, अदरवाइज ये कोड सेम है। अब इसकी हेल्प से डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इटर आइटम्स, इटर आइटम्स डिफरेंस यही है कि हमने यहाँ पर अब कॉलम वाइज इसको एक्सेस किया है। फॉर आई जे, यानी आई हमारा कॉलम इंडेक्स है और जो जे है वो क्या है, कॉलम वाली सीरीज है। और हमने क्या किया है, सेम तरीके से इस बार इटर आइटम की हेल्प से एक्सेस किया है। तो आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा, डेटा फ्रेम हमारा एज इट इज प्रिंट होकर के आया, कॉलम इंडेक्स इस बार आएगा। मतलब हम डेटा को कॉलम वाइज एक्सेस कर रहे हैं तो इस टाइम में कॉलम वाइज यानी कॉलम इंडेक्स, ओल्ड प्राइस और हर एक कॉलम के लिए यहाँ पर एक रो वाइज सीरीज क्रिएट हो गई। मतलब इस रो के लिए आइटम यहाँ पर क्या है, यानी फर्स्ट इटरेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इससे क्या हो रहा है, फोर आई यानी फर्स्ट इंडेक्स के लिए ये आई, ये 0 1 2, यानी आई ये 0, ये ओल्ड प्राइस के लिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा कॉलम एक्सेस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड इटरेशन में जो दूसरा कॉलम है न्यू प्राइस, उसका डेटा एक्सेस हो रहा है और तीसरी बार में फिर से क्या हो रहा है, चेंज, इसका डेटा एक्सेस हो रहा है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इटरेशन बन रहा है। ये हमारा डेटा फ्रेम है, ये फर्स्ट इटरेशन में आ रहा है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड इटरेशन में सेकेंड कॉलम, थर्ड इटरेशन में थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम इटर आइटम्स का यूज करके कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने आज के कंसेप्ट, आज की वीडियो में दो कंसेप्ट पढ़े, एक तो बुलियन इंडेक्सिंग का कि बुलियन इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी हेल्प से हम एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। दूसरा क्या है, डेटा फ्रेम में रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम डेटा फ्रेम के एलिमेंट को कैसे इटरेट करते हैं। तो ये कंसेप्ट था, बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।